आ रहे हैं। हमारे साथ में मनीष कुमार जी जुड़ गए हैं। मनीष कुमार सीईओ और फाउंडर है मिलेनियम एविएशन के। मनीष कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? साउंड नहीं आ रही है। मनीष जी को वापस से कनेक्ट कीजिएगा। मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लगातार इसी पर सवाल उठ रहा है कि क्या बोइंग और टाटा दोनों को, एक को बैन कर देना, एक को ग्राउंड कर देना, क्या सिर्फ यही विकल्प है? क्या 265 जानों के जाने के बाद होश आना विकल्प है, या 1 करोड़ मुआवजा जो इन तमाम लोगों को दिया गया, क्या ये विकल्प था? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब खोजने सरकार को भी शायद पहले चाहिए थे, और बहुत से सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब अब खोजे जाने चाहिए। सरकार को शायद कई सारे प्लेन क्रैश, आपातकालीन स्थितियों में जब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, शायद इस पर एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए था, शायद इस पर बातचीत करनी चाहिए थी, शायद पैसेंजर्स के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उस पर सोचना चाहिए था कि आखिरकार गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर नहीं सोचा गया। हमारे साथ में मनीष कुमार जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सीईओ और फाउंडर हैं आप मिलेनियम एविएशन के। बहुत स्वागत है सर आपको। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस हादसे में आप किस तरीके से, पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले दीजिएगा, और दूसरी चीज ये कि आप गलती किसकी देखते हैं? देखिए, ये दुर्घटना बहुत लेट से हुई है। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को, जो हिंदुस्तान का है, और डीजीसीए जो इसको देखती है, पिछले 3 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और जितनी सारी चीजें मैंने देखी है और मैंने आवाज भी उठाया है, उसको नहीं सुना जाता है, उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह कभी कुछ होगा जरूर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो तीन पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि ये एक व्यूअर है, मतलब एक इंसान है जो वीडियो अपलोड किए थे अभी कुछ देर पहले। तो उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली से अहमदाबाद तक वो फ्लाइट गई थी तो उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, और फिर भी पता नहीं वहां पे एएमई ने चेक किया या नहीं किया, और अगर एएमई ने चेक किया तो अगले 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, आप एक चीज और, अभी मैंने एक वीडियो और देखा कि 1 सप्ताह पहले ये विमान जब लंदन से वापस अहमदाबाद आ रहा था तो किसी ने उस समय भी कंप्लेन किया था इसी विमान को लेके, तो फिर भी उस पर भी कोई मतलब एड्रेस नहीं किया गया उसको। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये आदत है, डीजीसीए का ये आदत है, किसी तरह के इन सुझावों पर वो काम नहीं करती है। इवन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रू हैं, एयर इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैंने कई बार सुना है कि इनके बहुत सारे प्लेन्स बहुत डैमेज्ड स्थिति में है, फिर भी ये उड़ाते हैं। मतलब ये सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान रखते हैं। तो इस तरह का हादसा बेशक हिंदुस्तान का जब लेकिन सर, जब मनीष जी, जिस दौरान टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, क्योंकि अब टाटा को लेकर के भी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं और कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब हम टाटा का नाम सुनते हैं तो मेरे जहन में सबसे पहला जो लाइन आता है, देश का नमक। टाटा देश का नमक, मतलब देश के लिए। टाटा नैनो देश के लिए, टाटा देश के लिए। लेकिन टाटा ने जिस दौरान एयर इंडिया को टेक ओवर किया, लग रहा था कि शायद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, उसके बावजूद भी इंप्रूवमेंट्स नहीं आए। तो आप इस मौजूदा परिस्थिति को क्या कहेंगे, और टाटा को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से, क्या एविएशन सेक्टर में अभी वो उतने सदस्य नहीं है जितना उनको होना चाहिए? नहीं, वो बहुत दक्ष है इस मामले में, इस पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि डीजीसीए जो अथॉरिटी है, जो इसको कंट्रोल करती है, उसमें बहुत सारा नेग्लिजेंस है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यही सेम विमान, इसमें पिछले 1 साल में 3 से ज्यादा कंप्लेन है इंजन फेलियर के। अब अगर आप इसका हिस्ट्री पता करेंगे, 3 से ज्यादा कंप्लेन इंजन फेलियर के हैं। डीजीसीए ने इसको ग्राउंडेड क्यों नहीं किया? सवाल डीजीसीए पे है। अगर मान लीजिए एयर इंडिया एक बिजनेस कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, वो अगर कुछ भी कर रही है, तो डीजीसीए ने इस पे लगाम क्यों नहीं लगाया? मेरे पास तो 100 ऐसे मैंने नोट करके रखा है आपके इस इंटरव्यू से पहले। ये तो हो गया, एक विमान क्रैश हो गया। एचआर पॉलिसीज को लेके हिंदुस्तान की एविएशन कंपनीज, जो एयरलाइन कंपनीज है, उनके रुख को अगर आप देखेंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि बात बाहर नहीं आती है, तो आपको फिर पता चलेगा कि इस तरह का दुर्घटना हो सकता है।
जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, केबिन क्रू है चाहे कॉकपिट क्रू है, उनको अगर आप उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उनका ध्यान आप नहीं रखेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, समय से ज्यादा काम करवाएंगे, तो इस तरह की दुर्घटना तो होगा। एक ये भी फैक्टर है। सर, डीजीसीए को लेकर के आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है सर, क्योंकि डीजीसीए ही अब इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। 2025-2024 कई बार एयर इंडिया पर फाइन, कह सकते हैं कि फाइन भी लगाया गया। एक बार 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। उनके 2024 में पायलट को सस्पेंड किया गया, और उसके अलावा 2024 में डीजीसीए ने एयरलाइन पर फिर दोबारा से 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। डीजीसीए को हम ब्लेम कर दें तो हम विश्वास किस पर करें? क्योंकि कंपनियों को रेगुलेट करने का काम, या यूं समझिए कि लाइन पर लाने का काम ही डीजीसीए का है। अगर डीजीसीए को ही हम ब्लेम कर देंगे तो फिर हम किस पर रिलाई करें सर? मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जहां मैं खड़ा हूं, जहां मैं देख रहा हूं, जहां से मेरा काम है केबिन क्रू रेडी करना। मेरा पटना में इंस्टीट्यूट है, मिलेनियम एयर होस्टेस एकेडमी। मैं यहाँ से बच्चों को तैयार करके केबिन क्रू बनाता हूँ जी। यहाँ से वो सारे बच्चे मेरे टच में रहते हैं, तो उनके साथ अगर कोई परेशानी होती है तो मैंने बहुत सारी ऐसी परेशानी जो सेफ्टी इशू हो सकता है, उसको लेके मैंने बहुत बार मेल किया है, सोशल मीडिया पे पब्लिश किया है, लेकिन आज तक नहीं सुना गया उन चीजों को। तो मैं तो यही मानूंगा ना कि डीजीसीए का नेग्लिजेंस है। अब भरोसा किस पे की जाए? मैं तो आज एक सुबह ये भी डाला था, क्या इस देश में मतलब इंसानी जान जो है कीमती रहा है कि नहीं रहा है? इस तरह की चीजों को अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा तो 244 लोगों को लेकर अगर विमान उड़ रहा है तो वो चलता फिरता बम है। जब तक वो हवा में है तो उड़ता बम है वो। अगर वो सही से लैंड नहीं करेगा तो फिर बम है वो। तो अगर डीजीसीए जो अथॉरिटी है, अगर इन चीजों को, बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज हैं, मैं आपको अभी चाहे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, अगर उसको नहीं एड्रेस करेगी तो मतलब तो फिर दिक्कत तो होगी। और बोइंग को लेकर के आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अब बोइंग को ग्राउंड करने की बात चल रही है, क्योंकि एयर इंडिया की अगर मैं बात कर लूं तो एयर इंडिया के पास करंटली 27 बोइंग हैं और सारे के सारे 7878 हैं जी। मैं बोइंग के बारे में, देखिए पिछले 10 साल में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं पिछले 10 साल में, वो बोइंग के ही विमान रहे हैं मैक्सिमम। चाहे वो इथोपियन एयरलाइन हो, चाहे वो मतलब अभी कजाकिस्तान में जो हुआ था वो भी, प्लस अपना एयर इंडिया का ये। तो पिछले 10 साल में जितने भी विमान हुए हैं, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, वो सारे बोइंग के विमान रहे हैं। तो जाहिर सी बात, इस पे तो लगाम लगाना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी गवर्नमेंट है, उस पे तो लगाम लगाना ही चाहिए। लेकिन बोइंग एकदम मनमानी तरीके से काम कर रहा है, उसको ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों का। मेरे पास एक दो चीज है टेक्निकल, अगर आप चाहे तो मैं बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लेन करें सर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब एयरबस का 320 न्यू लॉन्च हुआ था जी, ठीक है, तो वो एफिशिएंट था, फ्यूल एफिशिएंट था, कम फ्यूल में ज्यादा काम करता था। तो इसको कम्पीट करने के लिए बोइंग ने क्या किया, उनका जो 737 विमान था जो लगभग उसी आकार का था, उसमें उसने थोड़ा नया विमान नहीं लाया, नया मॉडल नहीं लाया, नया डिजाइन नहीं लाया, उसी विमान को उसका इंजन भारी कर दिया जिससे कि फ्यूल एफिशिएंट हो जाए वो, और कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया। अब उससे ये हो रहा था कि टेक ऑफ के समय में जो नोज हो रहा था वो ऊपर जा रहा था, सॉल्टर बोलते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, और इस पे बोइंग को जुर्माना भी भरना पड़ा है। तो बोइंग तो एकदम मनमानी ढंग से काम कर रहा है, उसको तो बेसिकली उसको बंद करना ही चाहिए इंडिया में। सर, एक और विषय है, जब हम बोइंग की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि बीते 10 सालों में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो बोइंग की वजह से हुए, लेकिन बोइंग की जब मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं जितने भी एक्सपर्ट्स के साथ में कल से लेकर के आज तक मैंने बातचीत करी है, उन्होंने अपने विचार कन्वे किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि बोइंग जो है वो सबसे